नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज आपको ले चलते हैं 12वीं की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में, जिसका नाम है आय और रोजगार के निर्धारण। चौथा चैप्टर है ये। अच्छा, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यह जो चैप्टर में जो बातें एनसीईआरटी ने कही है वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। यानी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चौथे चैप्टर को नहीं पढ़ा जाता है। उसका कारण है कि इस चैप्टर में आय और रोजगार के निर्धारक तत्वों की सैद्धांतिक व्याख्या न करके उसकी गणितीय व्याख्या की गई है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत x है, कीमत बढ़ती है y हो जाती है तो क्या ग्राफ बनेगा, ये सब है जो सीए अकाउंटेंट इत्यादि के लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसको हमने छोड़ा नहीं। छोड़ा इसलिए नहीं कि इस चैप्टर में भी 4-5 बातें ऐसी हैं जो अब तक तो नहीं पूछी गई है, कभी उस तरफ का रुझान नहीं रहा है, लेकिन उनको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, यूपीएससी को उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन कुछ भी पूछ देता है, कुछ भी का सेंस ये है, मतलब अपना दायरा कभी कभी बढ़ा देता है। तो हमने निर्णय लिया कि इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। इसमें बमुश्किल से 7 या 8 बातें हैं जो हमारे काम की हैं। कभी यूपीएससी अगर अपने अंतिम स्ट्रीम पर जाएगा कि मंगल ग्रह से पेपर बनाएगा तो इन 4-5 बातों की ओर बढ़ेगा। लेकिन हम जानेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये संकल्प है हमारा कि तैयार करा करके रहना है एक एक चीज, हर चीज जो जो दूर दूर से भी अगर कभी जुड़ती है यूपीएससी में तो भी हमारा कारवां ना रुके। तो आइए विद्यार्थियों, आइए साथियों, बात करते हैं आय और रोजगार के निर्धारक तत्वों पर। छोटा सा है, बमुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर है। आप लोग हंसते हंसते एक कप चाय बनाना, चाय पीते पीते देख लेना। तो आइए, एक शब्द है सेटेरिस परिबस। सेटेरिस परिबस नाम से ही सुन रहे होंगे। यह हमारी सभ्यता का शब्द नहीं है, ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, ग्रीक से इंग्लिश में आया है। इस सेटेरिस परिबस शब्द का अर्थ है यदि अन्य बातें समान हों। यह एक मुहावरे की तरह अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने इस शब्द को ही गढ़ा था, सेटेरिस परिबस। वहां एक मुहावरा होता है। तो हमारे लिए सेटेरिस परिबस का मतलब क्या है? सेटेरिस परिबस का मतलब है यदि अन्य बातें समान हो। यदि अन्य बातें समान हो तो आप कहेंगे इससे क्या लेना देना है, बात मुहावरे के रूप में ही रह गया रही है। तो खोलते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब हम कीमतों का निर्धारण करते हैं, इनकम का निर्धारण करते हैं, तो उसके निर्धारण करने का एक तरीका यह भी है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, जैसे हम आटा की कीमत की निर्धारण कर रहे हैं। गेहूं का आटा बनता है ना, आप लोग खाते हो, या चलो कपड़े की कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक, कि कपड़े की कीमत घटी बढ़ी या कितनी किस दर से बढ़ी, तो हम अन्य चीज को मान लेते हैं स्थिर है। हम मान लेते हैं कि कपास की कीमतें स्थिर हैं, हम मान लेते हैं पेट्रोलियम की कीमतें स्थिर हैं, हम मान लेते हैं बैंकों द्वारा दी गई ब्याज दरें स्थिर हैं, ठीक। और हम देखते हैं कि सभी चीज के स्थिर अगर कर दिया जाए, यानी सभी बातें समान कर दी जाए, तब हम देखते हैं कि कपड़े की कीमतें कितनी बढ़ती हैं। यह भी नेशनल इनकम निकालने का एक सिद्धांत है कि एक एक वस्तु की कीमतों को निकाला जाए, और जब एक एक वस्तु की कीमतों को निकाला जाए तो जिस वस्तु की कीमत निकाला जाए, जिस वस्तु का मूल्य निकाला जाए, उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लिया जाए। मान लीजिए इस साल हम निकाल रहे हैं कि 1 मीटर कपड़े की कीमत में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो हमें मान लिया जाएगा कि पिछले साल जो कपास की कीमत थी उतनी ही है, मान लिया जाएगा पिछले साल जो पेट्रोलियम की कीमत थी उतनी ही है, मान लिया जाएगा पिछले साल जो ब्याज दरें थी उतनी ही है, तब कपड़े की निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए हम जूते की निकालने लगे, ऐसे मान लीजिए हम घड़ियों की निकालने लगे, ऐसे मान लीजिए हम दवाइयों की निकालने लगे, ऐसे मान लीजिए हम खाद्य पदार्थों की निकालने लगे। तो एक एक वस्तुओं की मूल्य
संरचना को हम देखते हैं कि कितनी बढ़ रही है, कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। और जब किसी वस्तु की कीमतों का निर्धारण करते हैं, कीमतों की वृद्धि देखते हैं, तो अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लेते हैं। यही है यहां इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कि अन्य बातें समान हो, यदि अन्य बातें समान हो। इसी को कहते हैं सेटिरस परिबस का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक महान अर्थशास्त्री हुए जॉन मेनार्ड केन्स। जब मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, बुक पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बस खत्म ही होने वाली है, तो मैं आपको जॉन मेनार्ड केन्स की सिद्धांत भी वहां पढ़ाऊंगा, केन्स की अर्थव्यवस्था का मॉडल भी पढ़ाऊंगा, जब टेक्स्ट बुक अभी पढ़ाना शुरू करूंगा। तो यह जो सेटेरिस परिबस का सिद्धांत है, यह दिया था जॉन मेनार्ड केन्स ने। जॉन मेनार्ड केन्स इस सिद्धांत में लिखते हैं कि जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें अन्य सभी परिवर्तों के मूल्य को स्थिर रखना होगा। बात वही जो यहां लिखी गई है। किसी परिवर्त विशेष का मतलब हम जिसकी कीमतों का निर्धारण करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम कपड़े की कीमतों का निर्धारण करने जा रहे हैं, तो हमारा परिवर्त विशेष क्या बन गया? कपड़ा बन गया। ठीक, परिवर्त विशेष क्या बन गया? कपड़ा बन गया। तो जब हम किसी परिवर्त विशेष की कीमतों का निर्धारण करेंगे, यानी यहां परिवर्त विशेष क्या बन गया? कपड़ा बन गया। तो अन्य सभी परिवर्तों के मूल्य को स्थिर रखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कपास हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ब्याज दरें हुए, मजदूरों का श्रम हुआ, ब्याज दरें हुई, ठीक, मजदूरों का श्रम हुआ, मशीनरी का मूल्य हुआ, ठीक, मशीनरी का मूल्य हुआ, ये सब क्या है? ये अन्य परिवर्तों में आती है। इन सभी को स्थिर रखना चाहिए। यही बात हमने पहले भी समझाई थी, यही बात यहां भी समझा रहे हैं। तो जॉन मेनार्ड केन्स कहते हैं अपने सेटेरिस पेरेबिस के सिद्धांत में कि जब भी किसी वस्तु के मूल्यों का अध्ययन कीजिए, मूल्यों में बढ़ोतरी का अध्ययन कीजिए, तो उस अर्थव्यवस्था के अन्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर मान लीजिए। और ऐसे करके सभी एक एक वस्तुओं का, जब कपड़े का निकालिए तो कपड़े से जुड़ी इन चीजों का स्थिर मान लीजिए, जब जूते का निकालिए तो अन्य चीजों को मान लीजिए, जब कॉस्मेटिक्स निकालिए तो अन्य चीजों को मान लीजिए। जिसका निकालिए उसके मूल्यों में बढ़ोतरी को देखिए, और अर्थव्यवस्था की अन्य चीजों को स्थिर मान लीजिए कि उनके मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसे ही कहते हैं सेटेरिस पेरेबिस का सिद्धांत। अब अगर मान लीजिए यूपीएससी कभी इससे सवाल बनाएगी तो क्या बनाएगी? यूपीएससी इससे सवाल बनाएगी तो क्या बनाएगी? यूपीएससी इससे सवाल बनाएगी तो पहली चीज तो यह बनाएगी कि सेटेरिस पेरेबिस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह वस्तुओं की मूल्य संरचना से संबंधित है, मूल्य संरचना से संबंधित है, या वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि से संबंधित है, मूल्यों में वृद्धि से संबंधित है। पहली बात जो आपको याद करने वाली है यह है, ठीक, किसने दिया था? तो जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। एक बात और पूछा जाएगा कि सेटेरिस पेरेबिस के माध्यम से क्या निकालते हैं? तो अंततः इससे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, अंततः इससे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। और अगर मान लीजिए कभी घुमाया जाए तो कहा जाएगा कि सेटेरिस पेरेबिस का सिद्धांत क्या कहता है, या सेटेरिस पेरेबिस के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो सेटेरिस पेरेबिस का सिद्धांत कहता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु की मूल्य बढ़ोतरी को निकालना हो तो अन्य वस्तुओं के मूल्य को स्थिर मान लिया जाता है, समान मान लिया जाता है, और ऐसे करके एक एक वस्तु के मूल्य को निकाला जाता है। फिर सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य को निकाल करके राष्ट्रीय आय निकाल दिया। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यह है सेटेरिस पेरेबिस का सिद्धांत। इस चैप्टर में एक बात ये की गई है, दूसरी बात यह की गई है, हेडिंग लिखा गया एनसीईआरटी में, समग्र मांग तथा इसके अवयव, यह हेडिंग है। अब इसके बारे में समझाते हैं। समग्र मांग मतलब क्या है? डिमांड, अर्थव्यवस्था की टोटल डिमांड, अर्थव्यवस्था की टोटल डिमांड, टोटल डिमांड, अर्थव्यवस्था की जो टोटल डिमांड है वही क्या है? समग्र मांग है, टोटल डिमांड। किसी भी अर्थव्यवस्था की कुल डिमांड कितनी होती है, कुल मांग कितनी होती है, यहां जानना होगा।
साथ साथ डिमांड के अवयव क्या होते हैं, यानी मांग जब उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, यहां समझना होगा। एनसीईआरटी कह रही है, समझा रही है कि जो समग्र मांग और इसके अवयव हैं, एनसीईआरटी कह रही है जो टोटल डिमांड है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो समग्र मांग है इसकी दो अवयव होते हैं, एक है उपभोग और दूसरा है निवेश। इस उपभोग को उपभोग मांग भी कहते हैं और इस निवेश को निवेश मांग भी कहते हैं। थोड़ा समझाते हैं। अब मान लीजिए, अर्थात जो हमारी समग्र मांग होती है किसी भी इकोनॉमी की, जो टोटल डिमांड होती है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को उपभोग कहते हैं, दूसरे को निवेश कहते हैं। इसको उपभोग मांग भी कहते हैं, निवेश मांग भी कहते हैं। उपभोग मतलब जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उपभोग का मतलब वही होता है, अगर हम उपभोग का मतलब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसकी हमें जरूरत है, यही होता है उपभोग का मतलब। अगर हम कारों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी हमारी अर्थव्यवस्था में कारों का उपभोग अधिक हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था के समग्र मांग में कारों की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कारों की अधिक जरूरत है तो भी समग्र मांग बढ़ जाएगी। हम मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं यानी मोबाइल फोन का अधिक उपभोग कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में मोबाइल फोन की समग्र मांग बढ़ गई। दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं, दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं। समझना बात को। हमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिजिटल करते जा रहे हैं। हर चीज डिजिटल, हर चीज डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ डिजिटल होती जा रही है। यानी हमें ढेर सारे मोबाइल फोन की जरूरत है तो मोबाइल फोन की समग्र मांग बढ़ जाएगी। अर्थात समग्र मांग तभी उत्पन्न होती है जब उपभोग बड़ा हो। यदि उपभोग बड़ा नहीं होगा, समझना बात, यदि उपभोग बड़ा नहीं होगा तो समग्र मांग भी बड़ी नहीं होगी। तो अर्थव्यवस्था में यदि डिमांड है तो डिमांड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिमांड का कंपोनेंट उपभोग हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगी, जरूरत हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रही बात। अब एक बात नई अर्थव्यवस्थाओं के सामने में कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको खोल रहा हूं। उपभोग में क्या होता है समझना, अभी एनसीईआरटी उस पर चुप है, थोड़ा सा मैं खोल रहा हूं। अभी नई इकोनॉमी में उपभोग में क्या होता है, एक होती है वास्तविक जरूरत, वास्तविक जरूरत। जो वास्तविक जरूरत है वही उपभोग है, उसकी मांग होगी, उसकी मांग होगी। यानी एक्चुअल में लोगों को जिस चीज की जरूरत है। आज की दुनिया में मोबाइल फोन एक्चुअल में लोगों की जरूरत है, इंटरनेट एक्चुअल में लोगों की जरूरत है, कपड़े, जूते, गाड़ियां एक्चुअल में लोगों की जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था में एक होता है वास्तविक जरूरत या वास्तविक उपभोग, कि वास्तविक जरूरत है, वास्तविक उपभोग है तो समग्र मांग बढ़ेगी। लेकिन 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में एक नई चीज आई है, काल्पनिक उपभोग, काल्पनिक उपभोग या काल्पनिक जरूरत। यहां कहा जा रहा है, 21वीं शताब्दी की इकोनॉमी कह रही है कि हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं है, लेकिन हम विज्ञापन लेकर के आएंगे, एड लेकर के आएंगे और लोगों को महसूस करा देंगे कि उन्हें इसकी जरूरत है। यानी हम करेंगे क्या, हम एड लेकर के आएंगे। हम क्या करेंगे, एड लेकर के आएंगे, विज्ञापन लेकर के आएंगे, विज्ञापन लेकर के आएंगे।
इससे क्या करेंगे? लोगों के दिमाग से खेलेंगे, लोगों के दिमाग से खेलेंगे और इसको इतना ऐड की बॉम्बिंग करेंगे, इतनी बार कहेंगे कि ठंडा मतलब कोका कोला, इतनी बार कहेंगे कि ठंडा मतलब कोका कोला। इतनी बार सुन लेगा कि जो इसे गर्मी फील होगी ये दुकान पर जाकर कहेगा कोल्ड ड्रिंक्स दे दो। एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में उपभोग के जो काल्पनिक उपभोग है इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। ऐड कंपनियां विज्ञापन लेके आती हैं, आपके दिमाग पर असर डालती हैं और आपके दिमाग को जरूरतें पैदा हो जाती हैं। आपने गूगल पर कुछ सर्च कीजिए कि फला कपड़े, एक कुर्ते का कपड़ा सर्च कीजिए, 1 घंटे बाद जब गूगल को खोलेंगे तो केवल कपड़े कपड़े का ही विज्ञापन आएगा। एक बार किसी शैंपू को सर्च कर लीजिए, सारे शैंपूओं का विज्ञापन हरे, घुंघराले, काले, पीले, नीले बाल दिखाने लगेगा। इतने बार वो सिल्की सिल्की बाल दिखाएगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं, इसको तो हमको खरीदना चाहिए, नहीं तो मैं गंजा हो जाऊंगा। वो आप खरीद लेंगे। और आज 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में ये काल्पनिक जरूरत, जो काल्पनिक उपभोग है, इसकी मात्रा बढ़ गई है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस पर टिक गई हैं। कौन कंपनी, कौन देश कितना विज्ञापन चला सकता है, कितनी ऐड कर सकता है, उसी के आधार पर डिमांड क्रिएट हो रही है, उसी के आधार पर उपभोग क्रिएट हो रहा है, उसी के आधार पर डिमांड क्रिएट हो रही है। कॉस्मेटिक्स, अभी आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूं, पिछले 3 महीने में भारत के लोगों ने विदेशों से 5,000 करोड़ के कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं। देश में कितना बना है, बिका है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। देश के लोगों ने पिछले 3 महीने में विदेशों से 5,000 करोड़ के कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं। ये कॉस्मेटिक्स की क्या जरूरत है? जी नहीं, कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी बार विज्ञापन किया गया आपके दिमाग में कि आपको फील होने लगा काल्पनिक जरूरत हो गई। और जब काल्पनिक जरूरत हो गई तो आपकी उपभोग की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ गई। देश की अर्थव्यवस्था डिमांड नहीं पूरी कर पाई तो विदेशों से हमने क्या किया? आयात किया। यानी उपभोग भी 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। आज की अर्थव्यवस्था में काल्पनिक उपभोग का उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कुल मिला जुला करके उपभोग को आपने समझ लिया कि वास्तविक और काल्पनिक है। और यही जो काल्पनिक उपभोग है यही बाजारवाद कहलाता है। जो काल्पनिक उपभोग है, काल्पनिक जरूरत है, यही बाजारवाद कहलाता है, यही बाजारवाद कहलाता है। अर्थात बाजारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा कहती है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी भी जरूरत हम पैदा कर देंगे। तो कहां पैदा कर देंगे? आपके दिमाग में पैदा कर देंगे। कैसे पैदा कर देंगे? कि इतनी बार विज्ञापन लेकर के आपके दिमाग पर स्ट्राइक करेंगे कि आपको जरूरत पैदा हो जाएगी, आप खरीदारी करने आ जाओगे, हम बना करके दे देंगे। समझ में आ गई बात? यानी कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि जो समग्र मांग के पीछे 2 चीजें खड़ी है, जिसमें पहली चीज यही है और पहली चीज है उपभोग। उपभोग है तो डिमांड होगी, उपभोग है तो डिमांड होगी। वास्तविक उपभोग भी होता है, काल्पनिक उपभोग। दूसरी चीज है निवेश। जाहिर सी बात है भाई, अगर डिमांड है, अगर उपभोग है तो निवेश करना पड़ेगा। निवेश मतलब फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उद्यम लगाने पड़ेंगे, मशीनरी लानी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। और जब सारी चीजें करेंगी तब न वस्तुएं बन करके तैयार होंगी, तब न वस्तुएं बन करके तैयार होंगी। और जब वस्तुएं बन के तैयार होंगी तब न आप डिमांड के लिए उसको सप्लाई करेंगे।
यानी मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था की क्षमता निवेश करने की ही नहीं है। वह अर्थव्यवस्था नहीं, उद्यम नहीं लगा पा रही है, मशीनरी में निवेश नहीं कर पा रही है, मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, कंपनियां नहीं खड़ी कर पा रही है, नई चीजें बना नहीं पा रही हैं, वो भी मांग को पूरी नहीं कर पाएगी। अर्थात किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जिस रेशियो की डिमांड होनी चाहिए, जिस रेशियो की मांग होनी चाहिए, उसी रेशियो का निवेश भी होना चाहिए। इसी को कहते हैं समग्र मांग और उसके अवयव। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था की जो समग्र मांग होती है वह इस बात पर से निर्धारित होती है कि उस अर्थव्यवस्था में उपभोग का लेवल क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर क्या है। अगर दोनों सकारात्मक हैं तो मांग की पूर्ति हो जाएगी, अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। तो इसे ही कहते हैं समग्र मांग और उसके अवयव। तो याद रखिएगा, समग्र मांग और उसके अवयव दो होते हैं, उपभोग और निवेश। इस उपभोग को उपभोग मांग भी कहते हैं, निवेश को निवेश मांग भी कहते हैं। अब आगे थोड़ी सी चर्चा इसी उपभोग मांग पर करते हैं, थोड़ा इस पर करते हैं। ठीक, तो आ जाइए। उपभोग मांग, जब हम बात करते हैं उपभोग मांग की, यानी उपभोग मांग है अर्थात लोग उपभोग कर रहे हैं। उपभोग मांग मतलब लोग उपभोग कर रहे हैं। लोग क्यों उपभोग करते हैं, एक सवाल जरा उठाइए। तो लोग क्यों उपभोग करते हैं, इस सवाल को थोड़ा उठाइए। आप क्यों उपभोग करते हैं? जब आपकी आय बढ़ती है, आप साइकिल से चल रहे हो, अभी स्कूल कॉलेज जा रहे हो, आप लोग साइकिल से चल रहे होगे। कलेक्टर बनोगे, बढ़िया लाल बत्ती की 4 पहिया गाड़ी से चलोगे, आपकी डिमांड हो गई। तनख्वाह आएगी, पापा के लिए भी एक कार खरीदोगे, मम्मी के लिए भी एक कार खरीदोगे, बीवी के लिए भी एक कार खरीदोगे, शादी करोगे ना भाई। तो यानी आपने जिस घर में आप एक साइकिल, सिर्फ आपकी डिमांड क्या थी, आप उपभोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एक साइकिल की, साइकिल से स्कूल कॉलेज जा रहे थे, तो आपकी उपभोग मांग साइकिल थी। लेकिन जो आप नौकरी में गए, आईएएस बन गए, अब आपकी उपभोग मांग बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, तनख्वाह मिलने लगेगी, सुख सुविधाएं मिलने लगेगी। जो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जो आपकी आय बढ़ जाएगी, तो पापा कहेंगे ना भाई हमारा लड़का कलेक्टर हो गया, हम अब पैदल कहाँ चले, हमको भी कार चाहिए। मम्मी जी कहेगी हाँ हमारी बिटिया कलेक्टर हुई है, कलेक्टर बिटिया है, अब मैं मार्केट भी जाऊंगी तो 4 पहिए से ही जाऊंगी। बहनें भी कहेंगी, भाई भी कहेंगे, सबके लिए होगा। आप मान लीजिए कलेक्टर ना बनकर कोई उद्योगपति बन गए, तो आप कहेंगे ना भाई हमको ऑफिस जाने में टाइम लगता है, हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, हम अपना प्राइवेट जेट प्लेन खरीदेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी उपभोग मांग भी बढ़ेगी। अर्थात उपभोग मांग का सबसे जो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वह है घरेलू आय। जिस घर की आय बढ़ जाती है, उस घर की उपभोग मांग बढ़ जाती है, उस घर की डिमांड बढ़ जाती है। झोपड़पट्टी में कोई रह रहा हो, उस घर का कोई लड़का लड़की होनहार निकल जाता है, कमाने लगता है, तो तुरंत क्या कहेगा, पहला काम उसका क्या करे, अपनी झोपड़ी या घर बनवाएंगे। तो ईंट खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, छड़ खरीदेगा, राजमिस्त्री खरीदेगा, उसको डेकोरेट खरीदेगा। घर बन जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक के सामान लाएगा, टीवी लाएगा, फ्रिज लाएगा, ये सब लाएगा, और आगे बढ़ेगा और बड़ा घर बनवाएगा और गाड़ियां खरीदेगा, वो टूरिज्म करेगा, वो घूमने जाएगा, ढेर सारे ब्रांड के कपड़े पहनेगा। ये सब कुछ आपके जीवन में सच होने वाला है। आप जहां कहीं भी हो, आपकी आय बढ़ने वाली है, फिर सिर्फ श्रम करते रहिए। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, मेरे प्रार्थनाओं की शक्ति मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और मेरे हर विद्यार्थी की घरेलू आय बढ़ेगी, उसका उपभोग मांग बढ़ेगी। बस श्रम कीजिए, सपने देखिए, श्रम कीजिए, सपने देखिए। हां, श्रम और सपने में बहुत गैप नहीं होना चाहिए। अभी इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा क्लास में। तो आइए, यानी अगर हम उपभोग मांग की बात करें तो उपभोग मांग का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व क्या है, घरेलू आय। एक एक घर की आय बढ़ रही है, उपभोग मांग बढ़ रही है, पूरे देश की घरेलू आय बढ़ जाएगी, पूरे देश की उपभोग मांग बढ़ जाएगी।
और जो पूरे देश की उपभोग मांग बढ़ जाएगी तो देश निवेश करने लगेगा, देश के पास नई पूंजी तकनीकी होगी, विदेशी आके निवेश करने लगेंगे। आज की दुनिया में तो ऐसा हो गया है कि अगर आपके देश में मांग जनरेट हो जाए तो आपके देश अगर सप्लाई नहीं कर पा रहा, विदेशी कंपनियां सप्लाई करने लग रही हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, नोटबंदी। भारत में जब 2016 में नोटबंदी हुई तो अचानक डिजिटल पेमेंट की डिमांड खड़ी हो गई। अचानक ढेर सारे लोग ऐप डाउनलोड करने लगे, डिजिटल पेमेंट की डिमांड खड़ी हो गई। और भारत में जो फिनटेक कंपनियां थी वो इसका डिमांड ही नहीं पूरा कर पा रही थी। दुनिया भर के स्टार्टअप ने, दुनिया भर की फिनटेक कंपनियों ने, जैसे अमेजन पे, गूगल पे, इन दुनिया भर की कंपनियों ने देखा अरे भारत में नोटबंदी आई, सब लोग डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहे हैं, सारे के सारे अपना ऑफिस लेकर के आ गए इंडिया। क्यों? क्योंकि नोटबंदी ने अचानक डिमांड पैदा कर दी। नोटबंदी ने अचानक डिजिटल टेक्नोलॉजी की उपभोग को बढ़ा दिया। अब हर आदमी पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा, गूगल पे का इस्तेमाल कर रहा है, अमेजन पे का इस्तेमाल कर रहा है, फोन पे का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उपभोग बढ़ गई, क्योंकि उपभोग बढ़ गया। और जब उपभोग बढ़ गई तो डिजिटल डिमांड बढ़ गई। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा ही ना हो, भैया जब खाते में पैसा नहीं रहेगा तो गूगल पे डाउनलोड करने से क्या होता है? पैसा तो उनके, नोटबंदी तो उनके लिए असरदायक है ना जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा, जिसके पास पैसा है उसके लिए नोटबंदी आई तो कहा हुआ चलो भाई डिजिटल मोड पर चलते। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, अचानक वो पैसा कमाने लगता है, उसकी घरेलू इनकम बढ़ती है, तो कहेगा अरे हमको भी बाहर कमा रहे हैं, घर पैसे भेजना है, यहाँ ट्रांसफर करना है, वहां ट्रांसफर करना है, हम भी डिजिटल पेमेंट को स्वीकारते हैं। यानी जो घरेलू आय बढ़ेगी तो डिजिटल पेमेंट की उसकी डिमांड हो जाएगी, उपभोग मांग बढ़ जाएगी, सप्लाई तो हो ही जाएगा। तो अर्थात उपभोग मांग का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक आय वो क्या हो गया? घरेलू आय हो गया। घरेलू आय बढ़ती है, उपभोग मांग बढ़ती है। अब एक शब्द आता है उपभोग फलन। उपभोग फलन प्रीलिम्स में ये सब पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में सब पूछे जा सकते हैं, कभी कभी पूछता भी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैं भले एक्स्ट्रा मेहनत कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शब्द भी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा इकोनॉमी में जो आपके पकड़ से और आपके परिचय से बाहर है। अभी पिछले साल प्रहार बैच में हमने इकोनॉमी पढ़ाया था, पूरा का पूरा लड़ा है सवाल। संकल्प में बैच में पढ़ा था पूरा का पूरा, अभी संकल्प बैच को पढ़ा है। आने वाले 4-5 सालों तक इकोनॉमी में करेंट, सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे लड़के अपडेट करेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। मैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से यह दावा कर रहा हूं, और यह अभिमान से नहीं अपनी निष्ठा से दावा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी 100% निष्ठा मेरे विद्यार्थी के साथ है। मुझसे इकोनॉमी पढ़ने के बाद सिविल सर्विसेज लेकर के किसी भी स्टेट पीसीएस में इकोनॉमी का कोई सवाल छूटता नहीं है। उसकी वजह एकमात्र है कि मैं बहुत निष्ठा और बहुत ईमानदारी से खूब मेहनत करके पढ़ाता हूं, क्योंकि यही मेरा राष्ट्रीय धर्म है, यही मेरा व्यक्तिगत धर्म है। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का एकमात्र कर्तव्य होता है कि अपने एक एक विद्यार्थी में इस राष्ट्र के उत्कर्ष की संभावनाएं देखना। मैं इस भाव से नहीं पढ़ाता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा मेरा विद्यार्थी पढ़ेगा, मैं इस भाव से पढ़ाता हूं क्या पता ये जो सामने बैठा सीधा साधा सा बच्चा या बच्ची है, यही कल इस राष्ट्र का नायक हो जाए, यही कल इस राष्ट्र को बना दे। तो थोड़ा सा योगदान मेरा भी हो जाएगा। मैं भी सीना ठोक करके कहूंगा कि देखो आज अखबारों में, टेलीविजनों पर जो ये पुरुष या ये महिला छाई हुई है, मैंने पढ़ाया है, और इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। तो मैं हर विद्यार्थी में राष्ट्र का उत्कर्ष देखता हूं, राष्ट्र का उत्थान देखता हूं। और जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने ज्ञान का परिमार्जन कीजिए, अपने चरित्र का परिमार्जन कीजिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने परिवार को उठाइए, समाज को उठाइए, इस राष्ट्र को उठाइए। आपके हाथों में बहुत कुछ सौंपा गया है। समझ में आ गई बात? तो ये रहा उपभोग मांग, ये रहा उपभोग मांग। अब एक शब्द आता है उपभोग फलन। क्या है ये चीज? तो देखो, उपभोग फलन एक फार्मूला है
एक प्रकार का तरीका है, एक प्रकार का ग्राफ है। यह और कुछ नहीं करता है, आय तथा उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। उपभोग फलन यह बताता है कि कितनी आय बढ़ने पर कितना उपभोग बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए 10% बढ़ी तो हो सकता है उसका उपभोग 5% ही बढ़े, 5% वो बचत कर ले। तो कितनी आय बढ़ने पर कितना उपभोग बढ़ेगा, इसकी व्याख्या जब गणितीय व्याख्या करते हैं तो उसके लिए हम उपभोग फलन का सहारा लेते हैं। तो याद कर लीजिएगा, उपभोग फलन और कुछ नहीं, आय तथा उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है उपभोग फलन। उपभोग फलन आय और उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है कि कितनी आय बढ़ने पर कितना उपभोग बढ़ता है। याद हो गया ना बात? ठीक। अब जरा उपभोग फलन को और विस्तार से देखते हैं। यानी हमने कहा कि उपभोग फलन क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी आय और उपभोग के बीच के संबंधों की व्याख्या जो करता है वो उपभोग फलन कहलाता है। अब थोड़ी इस उपभोग फलन पर आते हैं। यह उपभोग फलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उपभोग फलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आपने परिभाषा तो जान ली, अब प्रकार जाइए। तो उपभोग फलन दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है सरलतम उपभोग फलन और दूसरा होता है स्वतंत्र उपभोग फलन। यानी उपभोग फलन दो प्रकार का हुआ, एक सरलतम उपभोग फलन होता है और दूसरा होता है स्वतंत्र उपभोग फलन। ठीक। सरलतम उपभोग फलन किसे कहते हैं? सरलतम उपभोग फलन में कहा जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ जो उपभोग की दर है उसमें भी स्थिर दर से परिवर्तन होता है। यानी आपकी आय में 10% की दर से परिवर्तन हो रहा है तो उपभोग फलन स्वतंत्र उपभोग फलन कहता है कि आपके उपभोग में भी जो आपके खर्चे हैं उसमें भी 10% की दर से परिवर्तन होने लगता है। ये सच भी है। जब आपकी आय बढ़ेगी पता नहीं कहां से खर्चे निकल आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अर्थात सरलतम उपभोग फलन कहता है कि आय में परिवर्तन हो रहा है तो उपभोग की दर में भी स्थिर दर से परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जिस दर से आय में परिवर्तन हो रहा है उसी दर से उपभोग में भी परिवर्तन हो रहा है। आमतौर पर यह लागू होता है। हाँ, अब कहोगे कि गुरुजी कुछ लोग कंजूस भी होते हैं, तो होते हैं भाई, लेकिन इनकी संख्या कम होती। ठीक। जैसे जैसे आदमी बहुत बड़ा होता जाता है खर्च की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। तो सरलतम उपभोग फलन क्या कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी खर्चा भी बढ़ेगा। वही दूसरी तरफ होता है स्वतंत्र उपभोग फलन। स्वतंत्र उपभोग फलन कहता है, ये वाला जो सरलतम उपभोग फलन है ये तो कह रहा है भैया आय बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। अगर एक लाइन में कहा जाए स्वतंत्र उपभोग फलन यही कह रहा है कि आय बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। सरलतम उपभोग फलन तो यही कह रहा है कि आय बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। अब दूसरा वाला जो स्वतंत्र उपभोग फलन है वो कह रहा है इसके उल्टा। स्वतंत्र उपभोग फलन कह रहा है कि हमेशा देश और समाज में, अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आय भले उनकी शून्य हो लेकिन कुछ न कुछ वे उपभोग करते ही करते हैं, कुछ न कुछ वे खर्च करते ही करते हैं, भले ही आय शून्य हो। और इसको कहते हैं स्वतंत्र उपभोग फलन। जैसे मान लो बच्चा, किसी परिवार का बच्चा है, क्या बच्चा कमा रहा है लेकिन बच्चे के अपने खर्चे हैं। गरीब का बच्चा है तो कम खर्चे, अमीर का बच्चा है बहुत ज्यादा खर्चे हैं। कई लोग जिंदगी भर बेरोजगार रह जाते हैं, अपने परिवार पर बोझ बने रहते हैं, लेकिन वो भी तो खर्चे करते हैं ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा हो तो नंगे नहीं रहेगा, कपड़ा पहन रहा है ना, भले ही साल भर में 2 ही जोड़ी कपड़ा पहन रहा है ना भाई, जूते पहन रहा है ना, चप्पल पहन रहा है ना, खा पी रहा है ना, बीमार होने पर दवाइयां हो रही है ना, तो वह किस उसका आय तो नहीं है लेकिन उपभोग तो हो रहा है। तो उसकी व्याख्या कहां से होगी? तो उसकी स्वतंत्र उपभोग फलन से होगी। कोई बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग है, उसकी कोई आय नहीं है लेकिन उसके भी तो खर्चे हैं।
वो किस में आ जाएगा? स्वतंत्र आय, उपभोग फलन में आ जाएगा। अर्थात यदि आय शून्य भी हो तो कुछ उपभोग होगा ही होगा, ये सच भी है। यदि आय शून्य भी हो तो कुछ उपभोग होगा ही होगा। जैसे विद्यार्थी है, क्या उसकी आय है? नहीं, लेकिन उपभोग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग भी होते हैं, वो स्थितियां भी होती हैं जहां उपभोग की मात्रा आय से स्वतंत्र होती है, और जब उपभोग की मात्रा आय से स्वतंत्र होती है तो उसे स्वतंत्र उपभोग फलन कहते हैं। यानी कुल मिलाजुला करके बात ये निकल गई, अगर हम यहां से बात को निकालें, कि यहीं से जोड़ दें कि उपभोग फलन का मतलब क्या होता है, तो आय और उपभोग में संबंध की व्याख्या। आय और उपभोग में संबंध की व्याख्या, और आय और उपभोग में जो संबंध की व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। तो उपभोग फलन की परिभाषा तो ये निकली। अब बात ये निकली उपभोग फलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। एक सरलतम उपभोग फलन जिसमें कहा गया है कि आय बढ़ेगी तो उसी दर से उपभोग बढ़ेगा। एक दूसरा होता है स्वतंत्र उपभोग फलन जिसमें कहा जा रहा है कि आय शून्य भी हो तो भी कुछ न कुछ उपभोग होगा, इसे स्वतंत्र उपभोग फलन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अब थोड़ा उपभोग शब्द की देखते हैं, उपभोग कितने प्रकार का होता है। ये तो उपभोग फलन हुआ, ये तो अभी उपभोग फलन की बात कर रहे थे, अब थोड़ा उपभोग की बात करते हैं। तो एक होता है स्वतंत्र उपभोग, दूसरा होता है प्रेरित उपभोग। ठीक, स्वतंत्र उपभोग के बारे में कहा जाता है, एक बात कही जाती है, स्वतंत्र उपभोग के बारे में कहा जाता है कि यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो रहा है तो वह क्या है? वह स्वतंत्र उपभोग है। यानी आपकी आय कुछ नहीं है फिर भी आप खर्चे कर रहे हैं, तो आप किसमें हैं? स्वतंत्र उपभोग में। वही हमने बताया कि अर्थव्यवस्था में ढेर सारे लोग होते हैं जिनकी आय नहीं है फिर भी खर्चे कर रहे हैं। कई लोगों की आय तो एकदम जीरो होती है तो सरकार उन्हें पैसा देती है खर्च कीजिए। जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना में बूढ़ों को सरकार पैसा देती है कि आप खर्चा कीजिए, पेंशन देती है ना। तो कई स्वतंत्र उपभोग का मतलब वे ऐसे लोग जिनकी आय शून्य है लेकिन उपभोग कर रहे हैं, तो किस में आ जाएंगे? वे स्वतंत्र उपभोग में आ जाएंगे। दूसरा प्रकार का होता है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग में क्या होता है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग हो रहा है, इसे कहते हैं प्रेरित उपभोग। मतलब प्रेरित उपभोग, पैसा कमाई बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेरित उपभोग। सीधी भाषा में जान लीजिए, यानी स्वतंत्र उपभोग में वे लोग आते हैं जो कोई कमाई उमाई नहीं करते हैं फिर भी खर्चा कर रहे हैं, और प्रेरित उपभोग में जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाएगी खर्चा बढ़ता जाएगा। बेरोजगार है तो साइकिल से चल रहे हैं, आगे कार से चलेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से चलेंगे, उसके बाद अपने विशेष विमान से चलेंगे। ईश्वर करे आप लोग चले, कोई रेंज रोवर खरीदेगा, कोई BMW खरीदेगा, कोई ऑडी खरीदेगा। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका उपभोग बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेरित उपभोग हो जाएगा। अब एक शब्द है बचत, इसके बारे में क्या बताना है आपको? एक शब्द है बचत। ठीक, एक शब्द है बचत। तो बचत के बारे में कहा जाता है कि बचत आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया गया। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 100 रुपया है, ठीक, और उसने 20 रुपए 80 रुपए का तो उपभोग किया, तो कितने का उपभोग नहीं किया? तो 20 रुपए का उपभोग नहीं किया, तो यह 20 रुपया ही उसकी क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति की आय में से वह हिस्सा जिसका उपभोग नहीं हो पाया वही क्या है? बचत है, वो बचत है। अब कुछ छोटी छोटी एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में, उनकी बात कर लेते हैं। बस इतनी ही बातें हैं। हमने कहा इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी आपको तैयार कराएंगे, इनको भी आपको याद कराएंगे, ताकि कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो तो आप न फंसे।
अब कुछ परिभाषाएं हैं, एक दो परिभाषाएं दी गई हैं उसी एनसीईआरटी में, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एक परिभाषा दी गई है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति की। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति और कुछ नहीं है, आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। जैसे मान लीजिए देखा जाता है कि आय में प्रति इकाई यानी आय में मान लीजिए 1% का परिवर्तन हो गया, तो उपभोग में कितने का परिवर्तन हो रहा है? हो सकता है उपभोग में 0.5% का परिवर्तन हो जाए, उपभोग में 0.4% का परिवर्तन हो जाए। यानी किसी व्यक्ति की कमाई 1% बढ़ रही है तो उपभोग हो सकता है 0.8% बढ़ जाए, उपभोग हो सकता है 0.7% बढ़ जाए, उपभोग हो सकता है 0.5% बढ़ जाए। तो प्रति इकाई आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि याद रखना, आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। प्रति इकाई आय बढ़ रही है तो उसी रेशियो से कितना उपभोग बढ़ रहा है उसे कहते हैं उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। एक शब्द है सीमांत बचत प्रवृत्ति, समझना। यहां क्या कह रहा है कि प्रति इकाई आय बढ़ने से आपका खर्चा कितना बढ़ रहा है, उसे क्या कह देंगे? उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। यहां क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति, अर्थात आय में प्रति इकाई परिवर्तन से आपके बचत में क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रति इकाई जब आपकी आय बढ़ रही है तो क्या आपकी बचत भी प्रति इकाई बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? तो आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत में जो प्रति इकाई वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसकी आय में एक प्रति इकाई 1% की वृद्धि हुई तो बचत में 5.5% आधा % की वृद्धि हो गई। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसकी आय में 1% वृद्धि हुई, बचत में कुछ भी नहीं हुआ, पूरा खर्च कर दिया। यानी ये दोनों बहुत जुड़े हैं। तो सीधी बात, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति आपकी प्रति इकाई आय बढ़ने से खर्चा कितना बढ़ा, सीमांत बचत प्रवृत्ति आपकी प्रति इकाई आय बढ़ने से आपकी बचत कितनी बढ़ी। ठीक वैसे है, एक है औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति, जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, यहां एवरेज निकाला गया है। यहां देखा गया है कि प्रति आय इकाई उपभोग है, अर्थात यहां देखा गया है कि औसत रूप से औसत निकाल लिया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एवरेज रूप से एक इकाई आय बढ़ने पर उपभोग कितना बढ़ रहा है। आप कहोगे ये औसत क्यों निकाला जाता है? अरे भाई, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति X है, यह कोई व्यक्ति X है, इसकी इनकम 1% बढ़ी। क्या बढ़ी? आय 1% बढ़ी। हो सकता है या 0.5% अपना उपभोग बढ़ा दे, उपभोग बढ़ा दे। वही दूसरा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इसकी भी 1% आय बढ़ी, इसकी भी आय कितनी बढ़ी? 1% बढ़ी। हो सकता है यह उपभोग 0.25% ही बढ़ाए या इससे थोड़ा कंजूस हो। तो ये तो पिछला वाला हो गया। औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या करेंगे? इन दोनों की आय जो बढ़ी है और इन दोनों का जो उपभोग बढ़ा है उसका क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि कितना इकाई आय बढ़ा है और कितना इकाई उपभोग बढ़ा है लोगों के बीच, इसका एवरेज निकाल लिया जाता है, औसत निकाल लिया जाता है, पूरे देश का निकाल लिया जाता है और कहा जाता है यह देश की औसत उपभोग प्रवृत्ति है, एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक औसत बचत प्रवृत्ति में भी यही किया जाता है। यह प्रति इकाई बचत औसत बचत है। पूरे देश के लोग कितना बचत कर रहे हैं उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। ढेर सारे लोगों का कोई इतना बचत करेगा, कोई मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों की इनकम 1 इकाई बढ़ती है, लेकिन बचत अलग अलग होगा क्योंकि सबके खर्चे अलग अलग हैं।
तो सबकी बचत का औसत निकाल लिया जाएगा। तो इसे सामान्य औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये एक बात हो गई। एक आखिरी सिद्धांत, एक बॉक्स बनाया गया है एनसीईआरटी में, जिसे लिखा गया है मित व्ययिता का विरोधाभास, जिसे शब्द दिया गया है मित व्ययिता का विरोधाभास। ठीक, अच्छा, बड़ा मित व्ययिता का विरोधाभास। विरोधाभास, मित व्ययिता मतलब कंजूसी, कम खर्च करना, और विरोधाभास मतलब हम कंजूसी के बारे में जो जानते हैं आंकड़े, उसकी उल्टी बात करते हैं। तो क्या है मित व्ययिता का विरोधाभास? कहा गया है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, सब लोग अपना अपना बचत का रेशियो बढ़ा रहे हैं। जो 20% खर्च बचत कर रहा था और 10% 25% करने लगे, तो क्या होगा? पूरे देश की राष्ट्रीय बचत बढ़ जाएगी। होना तो यही चाहिए। लेकिन मित व्ययिता का जो विरोधाभास है, यह सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, तो अर्थव्यवस्था में बचत की कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। यानी अगर सभी लोग बचत का अनुपात बढ़ा दें, तो पहले यदि 100 रुपये की बचत हो रही थी, तो अनुपात बढ़ाने के बाद भी 100 रुपये की ही बचत होगी। अर्थात मित व्ययिता के अनुपात को बढ़ाने के बाद भी जो बचत है अपरिवर्तित रहती है, आंकड़ों में देखा गया। इसे ही मित व्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। अर्थात आमतौर पर लगता है कि सभी लोग बचत करेंगे तो जो कुल राष्ट्रीय बचत होगी वो अधिक हो जाएगी। आंकड़े इसे झुठला देते हैं। आंकड़े कहते हैं कि जब सारे लोग कंजूसी करने लगते हैं तो भी जो एवरेज बचत होती है उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि जाहिर सी बात है, कंजूसी कौन करेगा? जो खर्चा कर रहा था। तो प्रत्येक व्यक्ति के खर्चे का लेवल अलग अलग होता है। कंजूसी तब करते हैं कि जब आप अपने नेसेसरी खर्चे को तो करेंगे, अन्य आलतू फालतू खर्चे नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि नेसेसरी खर्चे की भी परिभाषा अलग है। किसी के लिए अपने घर का खाना खाना उसका नेसेसरी खर्च है, किसी के लिए रोज रेस्टोरेंट में खाना खाना है उसका नेसेसरी खर्च, किसी के लिए ऑटो से जाना नेसेसरी खर्च है, किसी के लिए रोज प्लेन से यात्रा करना नेसेसरी खर्च। तो होता क्या है कि जिसे हम अधिक खर्चे बोलते हैं, अधिक उपभोग बोलते हैं, एक्चुअल में जब उस व्यक्ति के लेवल पर जा करके देखते हैं, उसका वो अनिवार्य खर्चा होता है, अनिवार्य उपभोग होता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अगर कंजूसी करे भी तो एक सीमा के बाद नहीं कर सकता है। व्यक्ति यदि मित व्ययिता करे तो भी एक सीमा के बाद नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आमतौर सुनने पर तो यह लगता है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग मित व्ययिता करेंगे तो राष्ट्रीय बचत अधिक हो जाएगी। लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो कहते हैं ना, मित व्ययिता करने के बाद भी राष्ट्रीय बचत का आंकड़ा बढ़ता नहीं है। इसे ही मित व्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। इसे ही मित व्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत माइक्रोस्कोप और दूरबीन लगा करके मैंने देखा तो इतनी बातें निकली। ये रहा इस चैप्टर की इतनी बातें। ठीक, बस इतनी ही। इसके बाद वाले चैप्टर में हम आपसे चर्चा करेंगे, जो कल हम चर्चा करेंगे, बड़ी जबरदस्त चर्चा है, वो है बजट और उसके अवयव। आपको बताएंगे राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, सकल राजकोषीय घाटा क्या होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर था, सब लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन हमने कहा हमारे विद्यार्थी तो नहीं छोड़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे कम ज्ञान और जानकारी होती है वह विद्यार्थियों को इकोनॉमी की ही होती है। इक्का दुक्का ही विद्यार्थी मिलता है जिसे इकोनॉमी की जानकारी होती है। और मेरा संकल्प है, आपसे कहा था भी मैंने, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज उड़ाऊं। 10वें गुरु की यह कहावत सुनी है ना, उससे मैं प्रेरणा लिया हूं
कि मैं अपने एक एक विद्यार्थी को, जो कहीं गांव में है, झोपड़ी में है, जंगल में है, गुफा में है, कंदरा में है, कहीं भी बैठा हुआ है, इकोनॉमी के एक शिक्षक होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद हर विद्यार्थी तक पहुंचूं, अच्छी इकोनॉमी लेकर के पहुंचूं, उसके दरवाजे को खटखटाऊं और कहूं, आंखें खोलो लाल, मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ाने आया हूं। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की समझ मजबूत होती है तो एक दिन देश अपने आप आर्थिक महाशक्ति बन जाता है। आप देखते होंगे कि आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहां का जो टॉप लेवल का विद्यार्थी होता है इकोनॉमी पढ़ता है, इंडिया में उल्टा होता है। तो जो हुआ वो हुआ, उसे हम बदल नहीं सकते, हम अपने स्तर पर कर्म कर सकते हैं। तो जितने लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं SPW के प्लेटफॉर्म पर, वो आश्वस्त रहें, आपके घर तक बेहतर इकोनॉमी लेकर के आऊंगा, ये मेरा संकल्प है। बस आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, पढ़ते रहिए, उत्साह बनाते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमें इकोनॉमी समझ में आ रही है, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो आज के चैप्टर में इतनी बातें। कल आपको सरकारी बजट पढ़ाएंगे, NCERT की 5वीं चैप्टर। जल्दी NCERT खत्म करके किताबों पर आ रहे हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले चैप्टर में।